हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर रनिंग में है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका टॉपिक है स्टोइकोमेट्री। तो बच्चों, आज का हम टॉपिक लगाते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक है बच्चों आज का हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं बच्चों कि स्टोइकोमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इट इज, या फिर हम कह सकते हैं इट गिव्स क्वांटिटेटिव relationship between various reactant या products in term of moles, mass and volume। ये होता है बच्चों एक्चुअल में स्टोइकोमेट्री की डेफिनेशन, यानी स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्टोइकोमेट्री क्या होती है कि इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ मोल्स, मास एंड वॉल्यूम। ये हो गया। अब बच्चों बात ये आती है, तो सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने आपको थ्योरेटिकली लिखवा दी यहाँ पे, बट एक्चुअली मेन क्वेश्चन ये है कि स्टोइकोमेट्री को हम पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है स्टोइकोमेट्री पढ़ने की, और ये यूज कहाँ होती है और किस तरह से यूज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, समझना ये है हमारा मेन क्वेश्चन। यहाँ पे ये है कि केमिकल रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी नीड आ गई थी जो मैं स्टोइकोमेट्री टर्म लाना पड़ा। तो मैं वो चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं डेफिनेशन को इसको रफ करूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया, वेरी गुड। अब मैं इसको रफ करता हूं और उसके बाद मैं आपको यह समझाने की अब समझाता हूं कि आखिर स्टोइकोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत कहां पड़ रही है। तो देखो उसको समझो बच्चों। एक्चुअल में इसको समझने के लिए ना हमें दो छोटे छोटे टर्म समझने पड़ेंगे, और वो टर्म कौन से हैं। देखो पहला टर्म तो हमें यह समझना है कि हम स्टोइकोमेट्री किसकी पढ़ रहे हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन की। तो हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप 9th 8th से पढ़ते आ रहे हो। केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल है। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, बताओ। मैं आपसे पूछता हूं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो देखो केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड, यानी कोई भी सब्सटेंस है वो आपस में कनेक्टेड होगा बॉन्ड से, तो उसका जो पुराना बॉन्ड है वो टूट रहा है और वो नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, समझो। यहाँ पे एग्जांपल का मतलब समझो। जैसे सपोज करो कि ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड है, प्लस बी और बी के बीच में भी कोई बॉन्ड है। ठीक है, अब ए और ए के बीच में बॉन्ड हो रहा है, बी और बी के बीच में बॉन्ड हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझो। जैसे इन दोनों का बॉन्ड टूट गया और इस दोनों का भी बॉन्ड टूट गया, और इन्होंने एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लिया ए और बी के बीच में। अब देखो समझो, यहाँ पे ए और ए के बीच में बॉन्ड था, बी और बी के बीच में बॉन्ड था। तो ये क्या था, ये ओल्ड बॉन्ड हुआ ना, ये टूटा। तो इस ए ने और इस बी ने एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन की। यही तो होता है केमिकल रिएक्शन। तो यही तो मैंने लिखा है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर बच्चों। अब देखो चलो मैं आपको एक जेन्युइन एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे समझो यहाँ पे कि ये है H और H, इस H और H के बीच में बॉन्डिंग है, प्लस यहाँ पे Cl और Cl के बीच में बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हुआ H और Cl के बीच में। समझो बच्चों, क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे अगेन फिर H और H के बीच में एक बॉन्डिंग है, प्लस O और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया वाटर। एक बॉन्ड ये और ये, यानी ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। तो देखो यही तो केमिकल रिएक्शन है।
मैं आपको यहां तक लेके चलूंगा, स्टोइकोमेट्री तक लेके चलूंगा, लेकिन बच्चों मैं भी आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टोइकोमेट्री को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ क्यों गई थी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, मैं वहां लेके जाऊंगा आपको। तो देखो ये चीज समझो, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हमें दूसरा टर्म यहाँ पे पढ़ना है। मैंने अभी क्या बताया था कि स्टोइकोमेट्री समझने के लिए हमें दो टर्म समझने हैं। अब दूसरा टर्म यहाँ पे क्या है, दूसरा टर्म हमें पढ़ना है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये टर्म समझना है बच्चों हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और मैं पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा चुका हूं बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यही तो कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को बना सकते हैं ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यानी जो रिएक्टेंट का मास होगा वही किसका मास होगा, प्रोडक्ट का। यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब देखो स्टोइकोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, अब मैं आपको क्लाइमेक्स पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, देखो समझो यहाँ पे। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास होता है, क्योंकि मास ना तो खत्म होता है ना बढ़ता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। बट अब आप इन केमिकल रिएक्शंस को देखो जरा गौर से, इसमें क्या हो रहा है कि मास ऑफ कंजर्वेशन जो लॉ है आपका वो अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहां तो मास डेस्ट्रॉयड हो रहा है। कैसे डेस्ट्रॉयड हो रहा है बच्चों समझो। अब यहाँ पे टोटल H कितने हैं, 2। यहाँ पे टोटल Cl कितने हैं, 2। जबकि यहाँ पे HCl कितना बन रहा है, एक H और एक Cl, मतलब यहाँ तो मास डेस्ट्रॉयड हो रहा है। अब वहीं पे यहाँ समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। जबकि यहाँ हाइड्रोजन तो चलो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मास डेस्ट्रॉयड हो रहा है ना। समझो इन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, यहाँ पे मास डेस्ट्रॉयड हो रहा है ना बच्चों। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना तो मास को बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बट यहाँ पे डेस्ट्रॉयड हो रहा है मास बच्चों। अब देखो इस चीज को समझो। अब यहाँ पे एक चीज आती है, एक नया टर्म निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंसिंग। अब आपने सुना होगा कि हम हर कोई जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम बैलेंस करते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस क्यों करते हो। अब बात ये आती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको आप बैलेंस क्यों करते हो, तो उसका रीजन। तो हम बैलेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिर्फ इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज टू सर्टिफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सर्टिफाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम बैलेंस करते हैं। अब देखो कैसे, समझो यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये एक H2 है प्लस यहाँ पे आपने लिया O2, और यहाँ पे क्या बनाया इन्होंने, H2O बनाया। ये H2 ये O2 और यहाँ पे क्या बना दिया इन्होंने, H2O बना दिया। अब देखो अभी तक यहाँ पे, अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब बैलेंस करते हो तो हमेशा एटम बैलेंस किए जाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो तो हमेशा एटम बैलेंस किए जाते हैं। क्लियर बच्चों। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन का 2 एटम तो हो गए, लेकिन ऑक्सीजन का तो 1 एटम है, जबकि यहाँ एटम कितने ऑक्सीजन के, 2। तो अगर यहाँ पे हम हाफ मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ का मतलब, अब देखो यहाँ पे ये 2 एटम है और हाफ का हमने मल्टीप्लाई करा है, तो ये 1 एटम बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर बच्चों। अब देखो ये बैलेंस हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो ये है आपका N2 यानी नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपने ले लिया H2 और इन्होंने मिलके बना दिया बच्चों NH3, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब मिल रहे हैं तो वो अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3। अब देखो वही चीज निकल के आ रही है ना, डेस्ट्रॉयड हो रहा है ना मास। इस चीज को समझो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। और बैलेंस किस लिए करेंगे, जस्ट बिकॉज टू सर्टिफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ठीक है, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज टू सर्टिफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिर्फ इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो। ये ऑड नंबर है, इवन ऑड के थ्रू इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया ना, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये पूरा बैलेंस हो गया, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहाँ पे सर्टिफाई हो गया। क्लियर बच्चों? तो देखो अब यहाँ पे समझो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, जिसके आगे कोई डिजिट नहीं होता वहां हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं बच्चों। क्लियर? अब ये 1, ये 3 और ये 2, ठीक। तो देखो ये 1, ये 3 और ये 2, इन सबको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन सबको हम बोलेंगे स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट। ये वर्ड ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है आपके आगे जो बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज करते हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, ये 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उसके आगे जो नंबर हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर बच्चों? ये जो नंबर लगे हैं ना, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर बच्चों? तो अब आपको समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा कि स्टोइकोमेट्री का यूज क्यों हुआ, क्यों पड़ा? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब नॉर्मल होती है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करती, और हमें, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। और जबकि यहाँ पे तो मास डेस्ट्रॉयड हो रहा है, तो बस इसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और जो बैलेंस करते हैं तो उसके आगे जो हम नंबर यूज करते हैं उसी नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर बच्चों? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर बच्चों? तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले लिया बच्चों? ओके। अब देखो मैं यहाँ पे, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं जिससे और क्लियरिटी आएगी। ठीक है बच्चों? तो रफ कर लेते हैं एक बार। अब देखो समझो यहाँ पे किस तरह से क्लियरिटी आएगी, उस चीज को समझो। जैसे सपोज करो हमने अभी जो लिया था हम वही लेते हैं, ये हमारा N2 है प्लस H2 और यहाँ पे क्या बनाया था, NH3 बना था। क्लियर बच्चों? तो देखो हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा था। इससे हमें क्या मतलब समझ के आया, यानी एक्चुअल में स्टोइकोमेट्री, चलो इसको भी मैं रफ कर देता हूं ऊपर वाली लाइन को। स्टोइकोमेट्री एक्चुअली काम क्या करती है, मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूं, एक वर्ड में मैं आपको बता दूंगा कि जो हमारी हेडिंग थी, चलो इसको मैं रफ करके ना दोबारा से बताता हूं। अब जैसे हमारी हेडिंग क्या थी कि स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, यही तो थी बच्चों मेन हेडिंग, स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री क्या काम करती है, एक वर्ड में मैं आपको अगर बताऊं तो वहां पे आप कह सकते हो कि इट गिव रेसिपी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेसिपी को बताती है। रेसिपी का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी चीज बन रही है तो वो किस तरह से बन रही है, वही तो उसकी रेसिपी होती है। यानी कोई चीज आपको बनानी है तो किस तरह से बनाओगे, वही उसकी रेसिपी होती है। तो ये जो स्टोइकोमेट्री होती है ये क्या काम करती है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेसिपी बताती है कि केमिकल रिएक्शन है किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से बन रहा है। ठीक है? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, यहाँ पे N2 लिया था प्लस ये H2 और यहाँ पे क्या दिया था, ये इसको हमने बैलेंस कर दिया था। यानी अब देखो मैंने क्या बताया था कि जिसके आगे कोई नंबर ना हो वहां पे हम क्या मान लेते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मान लेते हैं बच्चों। तो 1N2 3H2 और 2NH3, ये NH3 होगा बच्चों। ठीक है? अब देखो इसका मतलब क्या निकल के आया, ये 1 है तो इसका मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन।
अगर 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बच्चों ये क्या दे रहे हैं, ये 2 मॉलिक्यूल अमोनिया दे रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल क्या दे रहे हैं, अमोनिया। अब ये चीज हमें कैसे पता चली, स्टोइकोमेट्री के थ्रू तो पता चली। समझो बच्चों इस चीज को, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या दे रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हमें दे रहे हैं। तो ये बात हमें कैसे पता चली, स्टोइकोमेट्री के थ्रू ही तो पता चली। इनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट। इनको तो स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट के थ्रू ही तो पता चली कि कौन कितना मॉलिक्यूल है और कितना मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, स्टोइकोमेट्री ने क्या बता दिया, देखो इट गिव रेसिपी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसने केमिकल रिएक्शन की पूरी रेसिपी बता दी कि कितने मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हैं, कितने हाइड्रोजन के हैं और फिर कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मिला। तो ये पूरी रेसिपी हमें कहां से पता चली, स्टोइकोमेट्री से ही तो पता चली बच्चों। तो स्टोइकोमेट्री का मेन काम क्या हो गया, इट गिव रेसिपी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर बच्चों। अब देखो इसको और फर्दर हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इस नंबर को डबल करता जाऊं, ठीक है, मान लो अभी तो हमने इस अमाउंट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट इस अमाउंट में लिया है, इस अमाउंट को मैं बढ़ा भी तो सकता हूं। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने ले लिया 2 मॉलिक्यूल, इसको डबल करता जाऊं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डबल कर रहा हूं तो 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे बच्चों। 6 मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के हो जाएंगे। 2 अगर ये डबल कर दिया मैंने, 1 मोल था पहले, 1 मॉलिक्यूल था, अब मैंने 2 मॉलिक्यूल कर दिए तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूल हो गए। तो यहाँ पे मुझे फिर अमोनिया कितने मॉलिक्यूल मिल जाएगा, अब मैं डबल कर रहा हूं तो अमोनिया का मॉलिक्यूल कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। समझो इस चीज को, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन लिया था तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लिया था, तब हमें 2 मॉलिक्यूल अमोनिया मिल रहा था। क्लियर। अब हमने क्या किया कि डबल कर लिया, 1 की बजाय हमने 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कर लिया, 3 की बजाय हमने 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कर लिया। तो फिर अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे, क्योंकि डबल हो रहा है ना, तो 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो देखो सारा हमें पता चल रहा है किसके थ्रू, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के थ्रू पर पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, अब मैं इसको रिएक्शन के थ्रू भी लिख के देख लो। जैसे यहाँ पे आप कर लो 2N2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कर लो 6H2, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4NH3 तो बनेगा बच्चों। अब देखो समझो, ये 4 हो गया, नाइट्रोजन 4, तो देखो 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने 12, तो 3 4 जा 12 हो गया। बात वही निकल के आ रही है, केमिकल रिएक्शन लिख के देख लो। तो देखो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चल रही हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो पता चल रही है बच्चों, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो, हमने एक तो ये कंडीशन समझ ली, दूसरी ये कंडीशन समझ ली। अब देखो तीसरी कंडीशन भी मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर हमने Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के ले लिए, Na मॉलिक्यूल किसके ले लिए, नाइट्रोजन के। अब इसके रिएक्शन के थ्रू समझना, मेन रिएक्शन जो है, तो यहाँ पे थ्राइस Na हमने क्या ले लेंगे, थ्राइस Na मॉलिक्यूल हम किसके लेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल किसके लेंगे, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, समझो Na का मतलब, अब देखो Na का मतलब समझो कि Na का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 मोल के। क्लियर। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। Na किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। ये मैं मोल कंसेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। अब देखो अगर हमने Na मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए, थ्राइस Na मॉलिक्यूल लिए, तो यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2Na मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके बच्चों, अमोनिया के। 2Na मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे बच्चों, अमोनिया के हमें मिलेंगे। क्लियर। अब देखो इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करो, एक Na का मतलब कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, देखो समझो यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कितना देंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया देंगे। हो गया ना मोल के टर्म में, समझो इस चीज को, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, कितना देंगे हमें 2 मोल ऑफ
अमोनिया मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमें किस, चाहे तो मॉलिक्यूल की बात करें या मोल की बात करें, सारी चीजें हमें पता किससे चल रही हैं, स्टोइकोमेट्री से ही तो पता चल रही हैं बच्चों। तो स्टोइकोमेट्री का मेन काम क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन की रेसिपी को बताती है। क्लियर। अब मैं आपको मेन लास्ट आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री कैसे पता करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। चलो इसको रफ करते हैं अब। अब देखो मैं यहां पे आपको कराता हूं, मेन चीज है मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री। एक्चुअल में स्टोइकोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री, अब देखो मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री का मतलब आप समझो। पहले तो आप ये समझो, मैंने आपको मोल्स जब कंसेप्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको लिखाया था कि अगर मोल्स क्वांटिटी के टर्म में निकालने हैं तो क्या करते हैं, Q अपॉन Na। बताई थी ये बात मैंने आपको, Q अपॉन Na। अगर मोल्स आपको किसके टर्म में निकालने हैं, क्वांटिटी के टर्म में। अगर मोल्स आपको मास के टर्म में निकालना है तो आप क्या करते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और मोल्स अगर आपको वॉल्यूम के टर्म में निकालते हैं तो आप क्या करते हो, वॉल्यूम सॉल्यूशन अपॉन 22 इंटू 4 लीटर, यही तो करते हो। ये तीन बातें आप याद रखो। अब देखो मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी स्टोइकोमेट्री की, तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी कि स्टोइकोमेट्री गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम मास एंड मोल्स, यही तो बताई थी बच्चों। तो देखो क्वांटिटी के टर्म में देखना है तो देखो ये N अपॉन Q अपॉन Na मोल्स, और मास के टर्म में ये, और वॉल्यूम के टर्म में। अब देखो इसके टर्म में मैं आपको स्टोइकोमेट्री बताता हूं। मैं यहां पे सिंपली एक रिएक्शन लिखता हूं कि N2 प्लस H2 और यहां पे आपको बना देता हूं 2NH3। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई 3 का कर लें। अब ये चीज, ये हमारा मेन रिएक्शन है। अब इस मेन रिएक्शन से मैं इन सारे टर्म्स यहां पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हम पहले तो यहां पे हम करते हैं इन टर्म ऑफ मोल। अगर इसी रिएक्शन को हमें मोल के टर्म में लिखना है तो बच्चों कैसे लिखेंगे, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि N2 का मतलब क्या हुआ, 1 मोल। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ N2। और 3 मोल यहां पे किसके होंगे बच्चों, 3 मोल यहां पे किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा ना बच्चों। तो ये किसके टर्म में हो गया, मोल के टर्म में हो गया। अब देखो दूसरी चीज, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर यही चीज हमें किसके टर्म में करनी है, क्वांटिटी के टर्म में करनी हो, ये क्वांटिटी के टर्म में करनी हो, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी के टर्म में करनी हो तो क्वांटिटी का टर्म का मतलब क्या होता है, देखो समझो बच्चों। यहां पे कितना लिया आपने, 1 मॉलिक्यूल लिया है ना, तो क्वांटिटी बतानी है खाली। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, नाइट्रोजन। और यहां पे क्वांटिटी कितनी है, देखो कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 3 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि बात कौन से टर्म में कर रहे हैं, क्वांटिटी के टर्म में बात कर रहे हैं बच्चों। 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कितनी क्वांटिटी में हमें अमोनिया देंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिलेगी हमें। क्लियर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये तो देखो ये NH3 अमोनिया हो गया, इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो देखो 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, क्या देंगे हमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया देंगे। किसके टर्म में हम बात कर रहे हैं, क्वांटिटी के टर्म में। अब देखो तीसरी कंडीशन, ये तीनों आपको निकाल के बताऊंगा। अगर इन टर्म ऑफ वेट बात करूं मैं, इन टर्म ऑफ वेट, अगर इन टर्म ऑफ वेट बात करूं तो अब देखो इन टर्म ऑफ वेट बहुत मजेदार चीज है, यहां पे समझो। यानी ये क्या है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, यानी एटम कितने हो गए नाइट्रोजन के, 2। एक का मास, वेट का मतलब क्या हो गया, मास। मैंने आपको बता चुका हूं केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब एक ही होता है, अलग नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहां पे कितना होगा, ये होगा 28 ग्राम प्लस, अब ये कितना है, देखो इसको, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2। तो देखो यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6 ग्राम। अब ये कितना अमोनिया देंगे, अब इनको जोड़ दो, 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा आपको यहाँ पे वेट के टर्म में, अगर वेट के टर्म में बात करी जाए तो।
वेट के टर्म में बात करिए इन टर्म ऑफ वेट, तो देखो 28 ग्राम और ये इसका मास पूरे कितना होगा 6 ग्राम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी यही कहता है ना बच्चों, ठीक है। चाहो तो आप करके देख लो अमोनिया का। नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, प्लस ये कितना है 3, तो कितना हो गया 17। अब यहाँ पर 2NH3 करना है आपको, तो यहाँ पे देखो इसको जोड़ के देख लो 28 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 6, कितना हो गया 34 ही तो हो रहा है, ठीक है। बात तो वही आ रही है ना निकल के, तो यहाँ पे 30 ग्राम हो गया इन टर्म ऑफ वेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चौथी चीज इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, अगर यही हमें रिप्रेजेंट करना है वॉल्यूम के टर्म में, देखो स्टोइकोमेट्री कितना ज्यादा यूज हो रही है और कितनी कहाँ किस किस तरह से हमें चीजें बता रही है स्टोइकोमेट्री। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम की अगर बात करनी हो तो देखो 1 मोल किसके इक्वल होता है गैस के केस में, ये सब क्या है गैस ही तो है बच्चों। तो गैस के केस में मैंने मोल कंसेप्ट में आपको ये चीज बताई है कि गैस के केस में क्या होता है 1 मोल इक्वल 22.4 लीटर के बराबर होता है कि नहीं होता बच्चों। तो ये N2 क्या है 1 मोल ही तो है, साफ लिखा है। मोल के टर्म कहां गया, ये रहा 1 मोल ही तो है, तो 1 मोल किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 3 मोल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, ये हो जाएगा। तो ये कितने लीटर अमोनिया देगी बच्चों 2 इंटू 22.4 लीटर, यही तो हो जाएगा। तो देखो इसको अगर करके देखो तो कितना आएगा 67.2 के अराउंड आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो 44.8 के करीब हो जाएगा, 44.8 के करीब हो जाएगा ओवरऑल, यही तो होगा। तो देखो वॉल्यूम के टर्म में 1 मोल ये है, ये भी 1 मोल है, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने यहाँ कर दिया। और यहाँ कितना बन रहा है ये NH3 हो गया, तो NH3 का मतलब 1 मोल, तो ये 1 मोल की वैल्यू लिख गई। टोटल मोल कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो वॉल्यूम के टर्म में भी लिख गया। अब देखो यहाँ पे इन टर्म ऑफ मोल भी लिख गया, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी भी लिख गया, इन टर्म ऑफ वेट भी लिख गया, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम लिख गया। ये सारी चीजें हमें पता चल रही है। देखो रिएक्शन तो एक ही है, लेकिन हमें पता चल गया। अगर हमें देखना है कि कितने मोल है, कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मोल बन रहे हैं, तो मोल के टर्म में देख लो। अगर आपको क्वांटिटी के टर्म में देखना है तो आप मॉलिक्यूल के नंबर देख लो, ये 1 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अगर आपको वेट के टर्म में देखना है तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम यहाँ पे चाहे लिख दो, 6 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो हमें 34 ग्राम अमोनिया मिलेगी। क्लियर बच्चों। और अगर वॉल्यूम के टर्म में देखना है, क्योंकि गैस है ये, तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन लोगे, यहाँ पे लिख दो 22.4 लीटर नाइट्रोजन, और 3 इंटू 22.4 लीटर आप क्या लोगे हाइड्रोजन, तो 2 इंटू 24 लीटर ये आपको क्या देंगे बच्चों अमोनिया देंगे। तो यही आपका। अब देखो यहाँ पर सबसे मजेदार चीज, आप एग्जाम में गलती मत कर देना, मैंने यहाँ पे कहीं भी प्लस नहीं लगाया बच्चों। देखो मोल के टर्म में लिख रहा हूं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में प्लस नहीं लगाया मैंने। यहाँ पे जब मैं क्वांटिटी के टर्म में बात कर रहा हूं तो मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में प्लस नहीं लगाया, लेकिन जब मैं वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहा हूं तब भी मैंने प्लस नहीं लगाया, लेकिन मैं वेट के टर्म में बात कर रहा हूं तो मैं दोनों जगह प्लस लगाया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में प्लस का निशान लगाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर यहां आपने प्लस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको ऐड सिर्फ वेट के टर्म में करना है, मास के टर्म में करना है, बाकी कहीं भी आपको इन दोनों रिएक्टेंट को ऐड नहीं करना बच्चों। क्योंकि अगर ये ऐड कर दिया आपने तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो आपको ऐड नहीं करना, ऐड सिर्फ करना है वेट के टर्म में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये आपका एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। हो गया क्लियर, वेरी गुड। तो आपका ये स्टोइकोमेट्री टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है, जो है लिमिटिंग रिएजेंट। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ओके, अगर इस स्टोइकोमेट्री में अगर कोई डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करो घर पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों स्टोइकोमेट्री, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है आपका। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज उन बच्चों तक जरूर फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोज, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बाय बाय बच्चों।